आप लोगों ने मुझे जितना प्यार एंड सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी हेल्थ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, सो अगर आपको स्टोरी थोड़ी छोटी लगे तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मालिनी भी मान जाती है और उसे माफ़ कर देती है। मालिनी, मैंने आपको माफ़ किया है क्योंकि आपने मुझे अपना बेड दिया। वह जाकर बेड पर बैठ जाती है और ज़ोर से वीर को सुनाने के लिए बोलती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मिस्टर वीर को थोड़ी अक्ल दी, नहीं तो मुझे रोज़ ज़मीन पर ही सोना पड़ता। रोज़ ज़मीन पर सोकर तो मेरी पीठ ही अकड़ जाती। वीर उसे देखकर मुस्कुरा देता है और जाकर बेड की दूसरी साइड लेट जाता है। मालिनी, आप भी यहीं सोएंगे? पर आप तो सोफे पर सोने वाले थे ना? वीर, किसने कहा तुमसे कि मैं सोफे पर सोने वाला हूँ? मैंने कहा था। मैंने तो तुम्हें बेड पर सोने को बोला था, लेकिन तुमसे ये नहीं बोला कि मैं सोफे पर सोऊंगा। इसीलिए अब चुपचाप सो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हें ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा। वैसे भी मेरा मूड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। यह सुनकर तो उसका मुंह खुला ही रह जाता है। हम दोनों एक ही बेड पर नहीं सो सकते। अगर आपने मेरा फ़ायदा उठा लिया तो आपने तो मुझसे बस नाम की शादी की है। वीर मालिनी की बात सुनकर जैसे लेटा हुआ था उसी तरह ही उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मालिनी वीर के अचानक खींचने से खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा उसके सीने पर जा गिरती है। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा फ़ायदा ही उठाना होता तो तुम कहीं भी सो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब अपने दिमाग से यह फालतू की बातें निकाल दो और चुपचाप सो जाओ। मालिनी तो वीर के करीब आने से अपनी हार्ट बीट को काबू करने की कोशिश करते हुए बोलती है, ठीक है, चुपचाप सो जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे छोड़ेंगे तब ना। तो वीर देखता है कि उसने अभी तक उसकी कलाई पकड़ रखी थी, जिससे मालिनी उसके ऊपर से उठ ही नहीं पा रही थी। तो वीर उसे तुरंत ही छोड़ देता है और दूसरी तरफ मुंह करके मन में सोचता है, अगर इसी तरह यह मेरे पास आती रही तो कहीं मुझे इससे प्यार न हो जाए। वहीं मालिनी बेड के बीचों बीच पिलो की दीवार बना देती है और खुद से कहती है, अब ठीक है, और सो जाती है। वीर उसकी क्यूट हरकतों को देखकर मुस्कुरा देता है। अगले दिन जब वीर उठता है तो देखता है कि मालिनी बेड पर पिलो की जो दीवार बनाई थी वह बेड पर फ्लैट हो चुकी है और मालिनी उन पिलो को सॉफ्ट टॉय के जैसे पकड़े सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वीर के मुंह से अचानक ही निकल जाता है, स्लीपिंग ब्यूटी। वीर उसे देखता हुआ बोलता है, जब से तुम मिली हो
कभी तुम्हें बचाता हूँ, कभी मनाता हूँ, और अब तो मुझे लगता है कि यही काम रह गया है मेरे पास, लेकिन मुझे अब इसकी आदत होती जा रही है। इसी तरह 2 दिन और निकल जाता है और रिसेप्शन का दिन भी आ जाता है। दादाजी ने आज 5 स्टार होटल में दोनों के लिए रिसेप्शन पार्टी रखी थी। दादाजी वीर से बोलते हैं, बेटा मैं रिसेप्शन वेन्यू पर जा रहा हूँ। तो वीर बोलता है, दादू मैं भी रेडी हूँ, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। दादाजी बोलते हैं, तुम मालिनी के साथ आना। वीर, लेकिन वह खुद आ जाएगी। दादाजी, नहीं, तुम दोनों की एंट्री साथ में होनी चाहिए। मेरी बहू को लेकर आना। मेरे साथ केशव है, तुम मेरी फिक्र मत करो और जाओ मालिनी के साथ एंट्री लेना। वीर मालिनी को पार्लर से लेने आता है। वीर ने आज ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने बालों को जेल लगाकर सेट किया हुआ था। वो मालिनी को कॉल करता है। मालिनी फ़ोन पिक करती है। हेलो। वीर बोलता है, तुम रेडी हुई या नहीं? मालिनी, हाँ मैं रेडी हो गई हूँ। वीर, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट गाड़ी में कर रहा हूँ, बाहर आ जाओ। मालिनी कुछ बोलने ही वाली होती है कि वीर फ़ोन रख देता है। मालिनी पार्लर से बाहर आती है। वीर की नज़र जब मालिनी पर पड़ती है तो उस पर ही जम जाती है। मालिनी जाकर कार में बैठ जाती है। वीर तो उसे ऐसे देख रहा था मानो उसने उसे आज पहली बार ही देखा हो। मालिनी उस खूबसूरत लहंगे में आज ज्वेलरी और मेकअप के साथ तो गजब ढा रही थी। वह जब देखती है कि वीर बस उसे घूरे ही जा रहा है तो वह बोलती है, मिस्टर वीर, हम लेट हो जाएंगे, दादाजी हमारा वेट कर रहे होंगे। वीर उसकी आवाज़ सुनकर अपने होश में आता है और ड्राइव करने लगता है, लेकिन बीच बीच में नज़र बचाकर उसे देखता भी रहता है। दोनों वेन्यू तक पहुंच जाते हैं। दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। वीर अपना हाथ मालिनी की तरफ बढ़ाता है। मालिनी उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों अंदर आते हैं। स्पॉटलाइट दोनों पर पड़ती है। वह दोनों हाथ में हाथ डाले एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। दादाजी दोनों के पास आते हैं। दोनों ही दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। दादाजी, खुश रहो बच्चों, तुम दोनों हमेशा इसी तरह साथ रहो। तभी केशव बोलता है, जो कि दादाजी के साथ ही खड़ा था, हाँ सर, आज आप दोनों परफेक्ट कपल लग रहे हैं। वीर उसे घूर कर देखता है तो वह बहाना बनाकर चला जाता है। दादाजी हंसने लगते हैं और दोनों को अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं। मालिनी
सभी से बहुत ही अच्छे से मिलती है। वहीं वीर दूसरे गेस्ट से मिलने लगता है। तभी वीर के पास एक लड़की आती है जो देखने में काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी। उसने ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ एक ब्लैक कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल कंधे तक थे और चेहरे पर हैवी मेकअप लगा हुआ था। उसने आते ही मिस्टीरियस स्माइल के साथ वीर को देखा, लेकिन वीर तो उसे देखते ही गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़क आवाज़ में बोला, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं भेजा, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और बिना इनविटेशन कार्ड के तुम्हें अंदर कैसे घुसने दिया? तभी वह लड़की बोलती है, रिलैक्स मिस्टर वीरेंद्र मलिक, आपको इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बिना इनविटेशन के नहीं आई हूँ। आपने ही मेरे हस्बैंड को अपनी रिसेप्शन पार्टी का इनविटेशन दिया था। वह देखिए, वो हैं मेरे हस्बैंड मिस्टर अर्नव सिंह, एशिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल हैं। वीर यह देखकर शॉक्ड होता है और बोलता है, लेकिन तुमने तो सिद्धार्थ से शादी की थी ना? इशिका बोलती है, हाँ, मैंने सिड से शादी की थी, लेकिन वह मुझे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल कहाँ दे पाता। वीर गुस्से से बोलता है, हाँ, जैसी तुम इशिका, वैसी ही तुम्हारी बहन। उसने मुझे धोखा दिया और तुमने मेरे दोस्त को कितना प्यार करता था वह तुमसे। इशिका, बस मुझे प्यार की बकवास बातें मत बताओ। वैसे तुमने भी तो बस मेरी बहन से ही प्यार किया था, आज तक किसी और से नहीं कर पाए। यह शादी भी तो तुमने सिर्फ अपने दादू के लिए की है। वैसे तुमने अभी तक अपनी वाइफ से मुझे नहीं मिलवाया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही मिल लेती हूँ और उसे भी तो बताऊँ कि उसका पति मेरी बहन से कितना प्यार करता था और आज भी करता है। वह स्टेज पर जाती है और मालिनी से बोलती है, हेलो मिसेस वीरेंद्र, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मालिनी बोलती है, जी ज़रूर, मेरा नाम मालिनी वीरेंद्र मलिक है, और आप कौन हैं? तो वह बोलती है, माई सेल्फ इशिका अर्नव सिंह, मैं वीर की एक्स। वह इतना ही बोल पाती है कि वीर स्टेज पर माइक लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मालिनी को प्रीति के बारे में पता चले। वह माइक में बोलता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आज अपनी खूबसूरत वाइफ को एक खूबसूरत गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। वह उसका हाथ
पकड़कर हॉल के बीचों बीच लेकर आता है। मालिनी तो वीर का यह रूप देखकर हैरान हो जाती है। वहीं इशिका गुस्से से पैर पटकते हुए स्टेज से उतर जाती है। वहीं अब स्पॉटलाइट हॉल के बीच दोनों पर थी। वीर, मालिनी, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैं प्यार क्या होता है सीख पाया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से भर दिया है। आई लव यू मालिनी। मालिनी तो वीर के मुंह से यही सुनना चाहती थी जो आज वीर ने सबके सामने उससे कहा था। वीर गाना स्टार्ट करता है। नैनों की जो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो नैना जाने हैं, दिल की बातें धड़कन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। सूखे पत्तों की तरह थी मेरी ये जिंदगी, ओसों की बूंदों के जैसे जब से मुझ पर तू गिरी। रूह की बात तो सांस ही जाने हैं, होठों की ख्वाहिश प्यास ही जाने हैं, क्यों जोगी हो जोगन जाने हैं, जिस पर गुज़रा तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। दोस्तों, गाने को आप खुद से ही गुनगुना लीजिएगा। मालिनी भी तो वीर की आंखों में खो गई थी। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं, जिससे मालिनी का ध्यान टूटता है। वह इधर उधर देखती है। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। मालिनी थोड़ा शर्मा जाती है। भले ही इस शादी में कुछ शर्तें थीं, लेकिन उसके दिल में तो वीर के लिए प्यार और जज्बात सच्चे थे। मालिनी वीर को देखती है। वीर उसे प्यार से देख रहा था और इसी तरह उसके पास आता है और धीरे से उसके कान में बोलता है, इसे सच मत समझ लेना, यह सिर्फ दादू और लोगों को दिखाने के लिए था। इतना सुनकर मालिनी को तो ऐसा लगता है जैसे वह सीधा आसमान से ज़मीन पर आ गिरी हो। वह वीर को भरी नज़रों से देखती है। वहीं वीर गेस्ट की तारीफ़ें बटोरने में बिजी था। मालिनी जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नज़र मामा जी पर पड़ती है। उसके साथ मामी और राधिका भी थी, तो वह सीधा उनकी ओर चली जाती है। तभी कोई और भी था जो वीर की ओर तेज कदमों से चली आ रही थी, लेकिन तभी इशिका उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है और उस पर जोर से चिल्लाती हुई बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। वीर अगर तुम्हें देख लेता तो अपनी पार्टी से धक्के देकर बाहर निकाल देता। तभी प्रीति बोलती है, दी आपने देखा मेरा वीर कैसे किसी बहन जी के लिए गाना गा रहा था। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। वह सिर्फ मेरा है,
प्रीति का। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। तो इशिका बोलती है, यह सब तब क्यों नहीं सोचा था जब तू उसे छोड़कर जा रही थी। इतना बोलकर इशिका उसे खींच कर ले जाती है। प्रीति अपना हाथ छुड़ाती हुई बोलती है, लेकिन दी, हमने जीजू को नहीं बताया है कि हम जा रहे हैं। तो इशिका बोलती है, मैं उससे मैसेज कर दूंगी, अब चलो यहाँ से। इधर मालिनी मामा जी के पैर छूती है। मामा जी उसे दिल से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जैसे ही वह मामी के पास जाती है तो वह मुंह बनाते हुए बोलती हैं, अपने मामा का आशीर्वाद ले लिया ना, तो अब अपनी मनहूसियत मुझसे दूर रख। मामा को मामी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वह मालिनी का हाथ पकड़कर बोलते हैं, बेटा, मुझे रघुवेंद्र जी से मिलना है। मालिनी उन्हें लेकर दादाजी के पास जाती है। मामा जी रघुवेंद्र जी और वीर दोनों से मिलते हैं। वह वीर का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जो भी देखता यही कहता कि वह सच में मालिनी से बहुत प्यार करता है। वह बोलते हैं, तुमने मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखा, उसे इसी तरह खुश रखना। वीर मालिनी को देखता है। तभी कुछ गेस्ट उन दोनों के पास आ जाते हैं और मालिनी से बोलते हैं, मिसेस वीरेंद्र, आपके हस्बैंड ने आपके लिए इतना सुंदर गाना गाया, आपको भी तो उनके लिए कुछ परफॉर्म करना चाहिए। तभी दादाजी भी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू ज़रूर वीर के लिए परफॉर्म करेगी। लेकिन मालिनी बोलती है, दादाजी मैं कैसे, मुझे कहाँ इनकी तरह गाना गाने आता है, और ना ही मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, और मैंने तो पहले से कोई डांस भी प्रिपेयर नहीं किया है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी मामा जी बोलते हैं, क्यों नहीं, तुम कर पाओगी, आखिर तुम मेरी बेटी हो, तुम इतना सुंदर लिखती हो, कब काम आएगा। तो दादाजी बोलते हैं, मेरी बहू को लिखने का भी शौक है। वीर भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है, मानो पूछ रहा हो, मुझे क्यों नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं देखा। सबके इतना फोर्स करने पर मालिनी को मानना पड़ता है। फिर वह कुछ सोचते हुए बोलती है, ठीक है, मैं खुद की लिखी हुई शायरी की कुछ लाइन सुनाती हूँ, लेकिन अगर अच्छी ना लगे या मैं नर्वस हो जाऊँ तो भी आप लोगों को मेरे लिए क्लैपिंग करनी है। मालिनी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और सेंटर से हट जाते हैं। केशव माइक लाकर मालिनी को दे देता है। मालिनी माइक लेती है और बोलती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज़। मेरे डियर हस्बैंड ने
मुझे इतना खूबसूरत सॉन्ग डेडिकेट किया है, इसीलिए मैं भी वीर को अपनी लिखी हुई 4 लाइनें डेडिकेट करना चाहती हूँ। अब स्पॉटलाइट उन दोनों पर ही थी। मालिनी वीर की आंखों में देखती हुई बोलती है, तुम मेरे हो कौन, मैं ये जान गई हूँ। दुनिया की हर खुशी अधूरी है, तुम्हारे बिना मैं ये मान गई हूँ। लेकिन ना माने तुम इन एहसासों को, ना देखा तुमने मेरी आँखों को। प्यार वही, जज्बात वही, बस तुम्हारा साथ नहीं। कभी तुम भी देखो मेरी आँखों में, जब तक प्यार तुमको ना हो जाएगा, तब तक सुकून इस दिल को ना आएगा। ऐसे ही अपनी डायरी खत्म करती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दादाजी और मामा जी तुरंत ही उसके पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगे हैं। दादाजी बोलते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वीर की लाइफ में तुम्हारी जैसा हीरा मौजूद है। तुम दोनों इसी तरह से हमेशा खुश रहो। मालिनी मन में सोचती है, लेकिन दादाजी, आपके पोते को इस हीरे की कद्र कहाँ है? अभी तक मेरी तारीफ नहीं की उस खड़ूस ने, लेकिन मैं भी उसको आज बता कर रहूँगी अपनी फीलिंग्स के बारे में। भले ही वो मुझसे प्यार ना करते हो, लेकिन मैं तो करती हूँ। वो वीर को देखने लगती है, वीर भी उसे ही देख रहा होता है और उसके पास आकर बोलता है, तुम अच्छा लगती हो, तो फिर तुम फैशन फील्ड में क्यों हो? मालिनी उसे घूर कर देखती है और सोचती है, कैसे हैं ये, इनको तो तारीफ भी नहीं करने आती है। वीर उसका फेस देखकर समझ जाता है कि उसे मालिनी की तारीफ करनी चाहिए। वीर मालिनी की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम लिखती बहुत अच्छा हो, लेकिन सच बताना, क्या ये तुमने मेरे लिए लिखा था? मालिनी बोलती है, हाँ, भले ही आपने मेरे लिए गाना नहीं गाया था, आप सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम बेस्ट कपल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही अपनी फीलिंग्स को अपने शब्दों के ज़रिए बयां किया है। मालिनी इतना बोलकर उससे दूर मामा जी के पास आ जाती है। मामी और राधिका दूर से ही यह सब देख रही थी। राधिका बोलती है, देखा मॉम, आपने कैसे यह मालिनी सबके सामने ही वीर से इश्क लड़ा रही है। मामी बोलती है, हाँ बेटा, देख रही हूँ कि इस चुईया के बहुत पंख निकल आए हैं। अगर उस अमर ने इस कलमुही को टॉर्चर ना किया होता तो आज पड़ी होती किसी छोटे से घर में, लेकिन पता नहीं कैसे इसने इतना अमीर लड़का फंसा लिया। राधिका, वैसे मॉम, जितनी सीधी ये दिखती है उतनी है नहीं। देखा नहीं आपने कैसे मिस्टर वीर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि
मैं तो इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत और मॉडर्न हूँ। मामी बोलती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू इस पार्टी में देख, एक से बढ़कर एक हैंडसम और अमीर लड़के आए हैं। भूल जाओ उस कलमुहे को, उसके तो भाग्य ही फूटे हैं जो तुझ जैसे हीरे को छोड़कर उस कलमुही से शादी कर ली। उधर वीर मालिनी की बात को सुनकर शॉक में था, क्योंकि उसने मालिनी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसे जैसे ही समझ आता है कि मालिनी ने अपना लव कन्फेस किया है, वो भी सबके सामने, वह मालिनी को सब जगह ढूंढने लगता है। तभी मालिनी उसे दादाजी और उनके दोस्तों के साथ खाने की टेबल पर दिखाई देती है। वह तुरंत ही वहां जा रहा होता है कि तभी पार्टी में आए हुए कुछ गेस्ट उसे रोक लेते हैं। उसे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। इसी तरह धीरे धीरे सभी गेस्ट जाने लगते हैं। मामा जी भी रघुवेंद्र जी और मालिनी से मिलते हैं। मामी और राधिका को लेकर चले जाते हैं। दादाजी भी अपने दोस्तों को सी ऑफ करके घर के लिए निकल जाते हैं। वीर केशव को सारे गिफ्ट्स घर भिजवाने का बोलकर मालिनी को लेकर अपने बंगलों के लिए निकल जाता है। मालिनी पूरे रास्ते शांत ही रहती है। वहीं वीर से तो वेट ही नहीं हो रहा था कि वह मालिनी से खुलकर पूछे कि जो उसने पार्टी में वीर से बोला था वो सच है या नहीं, या उसको ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसी वजह से वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वही मालिनी भी जानती थी कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मालिनी रूम में आती है। वहीं वीर दादाजी को देखने जाता है, क्योंकि दादाजी उन दोनों से पहले घर आ गए थे। इधर मालिनी रूम में आते ही थोड़ी नर्वस हो जाती है और खुद से बोलती है, बाहर तो बड़ा मिस्टर खड़ूस के सामने लव कन्फेस कर रही थी, अब इस रूम में आते ही इतनी नर्वसनेस क्यों हो रही है। उस खड़ूस को तो वैसे भी प्यार से एलर्जी है। अब पता नहीं मेरा क्या ही हाल करेगा। वहाँ पार्टी में तो सब मौजूद थे, इसीलिए मुझे हिम्मत आ गई। लेकिन भगवान जी, यहाँ तो मैं नन्ही सी जान अकेली हूँ, वह भी उस खड़ूस के साथ। भगवान जी बचा लेना प्लीज़। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है तो मालिनी तुरंत ही ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगती है और अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वीर डोर लॉक करता है और सीधा मालिनी के पास जाता है। उससे बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है, पार्टी में जो तुमने। तभी मालिनी बीच में बोलती है, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, हम कल बात करते हैं। वह उठती है और कबर्ड की ओर बढ़ जाती है। वीर उसका हाथ पकड़कर उसे कबर्ड के डोर से लगाता हुआ बोलता है, पहले तुम मुझे यह बताओ
कि जो तुमने मुझे पार्टी में कहा था, क्या वह सच था? मालिनी वीर को देखते हुए बोलती है, हाँ सच था, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। वीर गुस्से से उसकी कलाई को और जोर से पकड़ते हुए बोलता है, बस करो अपना यह प्यार व्यार का नाटक, क्योंकि मुझे पता है सारी बातें बकवास होती हैं। मालिनी के हाथों में दर्द होने लगता है। उसके हाथों की कुछ चूड़ियाँ टूट जाती हैं, लेकिन वीर तो अपनी ही धुन में बोलता चला जाता है, तुम लोग प्यार के नाम पर बस लोगों के फैमिली रिलेशन को खराब कर देते हो। मालिनी को तो समझ ही नहीं आता कि वीर यह किस तरह की बातें कर रहा है। मैंने सोचा था कि तुम डिफरेंट हो, लेकिन तुम भी उन जैसी ही निकली मतलबी। यह सुनकर मालिनी को गुस्सा आ जाता है। वो वीर को जोर से धक्का देती है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, हाँ करती हूँ मैं आपसे प्यार, लेकिन मैं आपको तो फोर्स नहीं कर रही ना कि आप भी मुझसे प्यार करें। क्या करूँ, आपकी केयर ने मुझे आपसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। मुझे खुद भी नहीं पता कब मुझे आपसे प्यार हो गया। आपने हमेशा मेरी मदद की जब मुझे ज़रूरत थी। आप नज़र आए, भले कुछ दुख आपने भी मुझे दिए। वीर तो बस चुपचाप सुन रहा था। मालिनी बोलती है, मैं इस प्यार को जुबां पर नहीं लाने वाली थी, लेकिन अगर अब कन्फेस ना करती तो मुझे हमेशा ही यह मलाल रह जाता कि मैं उस रिश्ते को जिसे मैंने दिल से अपनाया था उसे एक मौका भी नहीं दिया। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूँगी। आपको इस रिश्ते को अपनाने के लिए। फिर वह कबर्ड से कपड़े निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके आती है और अपनी साइड वाले बेड पर पिलो की दीवार बनाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वीर भी चेंज करके आता है और बेड के दूसरे साइड जैसे ही लेटने वाला होता है कि उसकी निगाह मालिनी की कलाई पर जाती है जो उसने पिलो के ऊपर किया हुआ था। वीर देखता है कि मालिनी की कलाई पर कुछ घाव है। वीर को खुद पर गुस्सा आता है कि उसने गुस्से में इतनी जोर से क्यों पकड़ा उसका हाथ। वह फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर उसके हाथों पर लगा देता है और ड्रेसिंग कर देता है। वीर उसे देखकर बोलता है, सॉरी मालिनी, भले ही तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन अब मैं कभी फिर से प्यार नहीं कर पाऊंगा और ना ही भरोसा। इस प्यार के चक्कर में ही मैंने कई अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। इस प्यार ने ही हमारे घर को बिखेर कर रख दिया। इतना बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू पोंछता है और उठकर उस रूम की ओर बढ़ जाता है जो वह हमेशा लॉक रखता था। मालिनी सो रही थी, इसीलिए कुछ सुन नहीं पाती। वीर रात भर उसी रूम में रहता है। वहीं मालिनी जब सुबह उठती है तो देखती है कि
उसकी कलाई पर पट्टी बंधी है तो वह समझ जाती है कि यह वीर ने ही बांधी होगी। वह खुद से बोलती है, मिस्टर खड़ूस भले ही मुंह से ना कहें, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग है, लेकिन वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मैं भी तब तक कोशिश करूंगी जब तक वीर आप खुद मुझे यह ना बोलें कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। वह कपड़े लेती है और नहाने चली जाती है। वीर जब रूम में आता है तो देखता है कि मालिनी बेड पर नहीं है, तो वह समझ जाता है कि वह वॉशरूम में होगी। वीर वेट करने लगता है कि मालिनी वॉशरूम से बाहर आए, लेकिन मालिनी बहुत टाइम लगाती है तो वीर डोर नॉक करता है। मालिनी बोलती है, अभी मुझे और टाइम लगेगा। वीर गुस्सा होते हुए बोलता है, कितना टाइम लेती है यह नहाने में, और अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह नहाकर रूम में आता है तो देखता है कि मालिनी अपने बालों को सुखा रही होती है। मालिनी ने आज रेड साड़ी विथ गोल्डन ब्लाउज पहना होता है। मालिनी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। वीर तो खुद रेडी होना भूलकर उसे ही निहारने लगता है। मालिनी भी रेडी होने में इतनी बिजी हो जाती है कि वीर कब रूम में आया उसे पता ही नहीं चलता। वो लाइट कलर की लिपस्टिक लगाती है, आँखों में हल्का काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाती है। मालिनी जैसे अपने बालों को बनाने लगती है तो वीर की नज़र उसकी खुली पीठ पर जाती है, क्योंकि ब्लाउज का बैक नेक काफ़ी डीप था। वीर मालिनी के पास आता है और उसके बालों को खोलता हुआ बोलता है, तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। मालिनी तो वीर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। मालिनी बोलती है, सॉरी, मेरी वजह से आपको लेट हो रहा होगा। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं लगता नहाने में, वो आज मैंने साड़ी पहनी है तो इसीलिए ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। वीर बोलता है, नेक्स्ट टाइम मेरे बाद रेडी होना। मालिनी को तो हैरानी होती है कि बात बात पर आग उगलने वाला बंदा आज उस पर गुस्सा नहीं हुआ। मालिनी बोलती है, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ, आप जल्दी आ जाइए। वीर रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आता है। दादाजी मालिनी से बोलते हैं, बेटा तुम रेडी हो? आज हमें मेरे एक फ्रेंड के घर चलना है। तो मालिनी बोलती है, हाँ दादाजी मुझे पता है, इसीलिए मैं रेडी हूँ। आप बताइए हमें कितने बजे तक चलना है? वीर बोलता है, लेकिन दादू आपके सभी फ्रेंड तो पार्टी में आए थे ना, फिर आज आप किसके घर जा रहे हैं? बेटा मैं प्रताप के घर जा रहा हूँ, वो पार्टी में नहीं आया था। आज उसका पोता लंदन से कुछ दिनों के लिए आ रहा है, बस उसके लिए ही उसने पूजा रखी है। मुझे पता है कि तुम तो काम की वजह से नहीं, इसीलिए मैं अपनी बहू को ही लेकर जा रहा हूँ। प्रताप ने मुझे बताया है कि उसके पोते का नेचर काफ़ी फ्रेंडली है, जल्दी सबसे घुल मिल जाता है। वीर देखता है कि मालिनी काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। वीर चाहता तो था कि वो भी साथ जाए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता।
वीर ऑफिस तो आ जाता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। उसे बार बार मालिनी का ही ख्याल आ रहा था। वीर, आज मुझे क्या हो गया है? क्यों मैं आज मालिनी के बारे में ही सोचे जा रहा हूँ? कहीं मैं भी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने तो नहीं लग गया हूँ। वीर खुद से बोलता है, तुझे खुद को इस प्यार से दूर ही रखना होगा। फिर वह काम में ध्यान लगाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लगता। तो वह फ़ोन उठाकर घर पर कॉल करता है। रॉबिन कॉल रिसीव करता है। वीर पूछता है, दादू और मालिनी पूजा में चले गए कि नहीं? तो रॉबिन बोलता है, दादाजी तो चले गए हैं, लेकिन मालिनी मैम के पैर में थोड़ी चोट लग गई है, जिसकी वजह से दादाजी ने उन्हें रेस्ट करने का बोला है। वीर जब मालिनी के पैर में चोट का सुनता है, तो वह तुरंत ऑफिस से घर आता है। वीर घर आकर सीधा अपने बेडरूम में जाता है, तो देखता है कि मालिनी बेड पर लेटी हुई है। वीर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें चोट कैसे लगी? मालिनी उसे देखकर हैरान होते हुए पूछती है, लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे चोट लगी है? वीर बहाने बनाते हुए बोलता है, मुझे रॉबिन ने बताया अभी अभी। अब बताओ कि चोट कहाँ लगी है? मालिनी, ज़्यादा चोट नहीं है। मैंने दादाजी को भी बोला कि मैं चलती हूँ साथ, लेकिन उन्होंने मुझे रेस्ट करने का बोल दिया। वीर गुस्सा होते हुए बोलता है, कैसी लड़की हो? तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम्हें घूमने की पड़ी है। अब दिखाओ किधर चोट लगी है। मालिनी अपने पैर को दिखाते हुए बोलती है, देखिए मैंने कहा था ना, ज़्यादा चोट नहीं है। मेरा बस हल्का सा पैर मुड़ गया था, लेकिन दादाजी मुझे अपने साथ नहीं ले गए। कितनी मेहनत से मैंने आज यह साड़ी पहनी थी, इतना तैयार हुई थी और यहीं घर पर ही बैठी हुई हूँ। वीर मन में सोचता है, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा चोट लगी होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल ठीक है। वीर देखता है कि मालिनी मुंह बनाकर बैठी हुई है, तो वह बोलता है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ घूमने चल सकती हो। मालिनी तो इतना सुनकर खुश हो जाती है और वीर को हक कर लेती है। वीर भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर दोनों इसी तरह रहते हैं। फिर मालिनी उसे छोड़ती हुई बोलती है, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। वीर, इट्स ओके, अब बैठी क्यों हो? चलो चलना नहीं है? तो मालिनी धीरे से उठती है। उसे चलने में थोड़ी दिक्कत, लेकिन फिर भी वह घूमने के लिए एक्साइटेड थी। वीर उसका हाथ पकड़ता है और बाहर लेकर आता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वीर उसे बोलता है, ध्यान रहे, तुमने साड़ी पहनी है तो ज़रा आराम से चलना। पहले तो तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन अगर दोबारा गिरी तो मैं भी तुम्हें बचाने वाला नहीं हूँ। मालिनी मुंह बनाते हुए उसे देखती है। वीर उसकी इस अदा पर मुस्कुरा देता है और उसे लेकर अपने फेवरेट प्लेस पर जाता है। वीर मालिनी को शहर से थोड़ा दूर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वह रेस्टोरेंट पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
उसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पहाड़ पर बसे होने के कारण दूर से झरने भी नज़र आ रहे थे। वहाँ की हवाएं बहुत सुकून देने वाली थी। वीर कार से उतरता है और मालिनी के लिए कार का डोर ओपन करता है। मालिनी कार से निकलती है तो रेस्टोरेंट को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे वह जगह बहुत पसंद आती है। वीर तो पहले भी वहाँ आया करता था, पर मालिनी तो आज पहली बार यहाँ आई थी। यहाँ की खूबसूरत वादी उसे बहुत ज़्यादा लुभाती है। चारों तरफ ग्रीनरी होने के कारण मालिनी वहाँ की खूबसूरती में खो जाती है। मालिनी को ध्यान ही नहीं रहता कि उसने साड़ी पहनी है। वो थोड़ा तेज़ कदमों से चलने लगती है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है, लेकिन वीर उसे तुरंत अपनी बाहों में थाम लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मालिनी सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए बोलती है, कितनी खूबसूरत जगह है। वीर उससे बोलता है, तुम खुद चल लोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मालिनी, मैं खुद चल लूँगी। वीर उसे रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। मालिनी तो वहाँ की ठंडी हवा और चारों तरफ की हरियाली में ही खो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वीर, तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम करो। मालिनी, नहीं, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो आप ही कुछ अपनी पसंद की डिशेस ऑर्डर कर दें। मालिनी, मैं तो बस यहाँ के नज़ारों का मज़ा लूँगी। वैसे थैंक यू मिस्टर वीर, आज आप मुझे इतनी खूबसूरत जगह पर ले आए। वीर, अब तुम्हारा पैर कैसा है? तुम तो ऐसे चल रही थी जैसे तुम्हारे पैर में कोई चोट ही ना हो। मालिनी, इस जगह को देखकर मैं तो भूल ही गई कि मुझे चोट भी लगी थी। वैसे मैंने बोला था इतनी चोट नहीं है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दर्द नहीं है। क्या आप यहाँ पहले भी आया करते थे? वीर, हाँ, जब भी मैं दुखी होता तो यहाँ आ जाता था। यहाँ की हरियाली देखकर मेरा मूड फ्रेश हो जाता था। मालिनी, अब से आप जब भी दुखी होंगे, मैं हमेशा आपके साथ आपका दुख बांटती नज़र आऊँगी। वीर मालिनी की बात सुनकर अंदर से खुश हो जाता है, लेकिन ऊपर से जाहिर नहीं होने देता। वीर, अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। मालिनी थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता है। वो वीर से कुछ नहीं बोलती, लेकिन वीर समझ जाता है कि मालिनी के पैर दर्द कर रहे हैं। वो बिना कुछ बोले ही मालिनी को गोद में उठा लेता है। मालिनी चौंकते हुए वीर को देखने लगती है। वीर उससे बोलता है, इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। वीर उसे कार तक लेकर आता है। दोनों कार में बैठते हैं। वीर कार ड्राइव करता है। दोनों घर पहुंच जाते हैं। मालिनी कार से उतरती है। तभी वीर उसके पास आता है और उसे
अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लेकर आता है। मालिनी को तो बहुत खुशी हो रही होती है क्योंकि वीर उसकी केयर एक हस्बैंड की तरह कर रहा था। वीर मालिनी को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेडरूम में लेकर आता है और बेड पर बैठाते हुए बोलता है, अब जब तक तुम्हारे पैर का दर्द ठीक नहीं हो जाता तुम इस बेड से उतरोगी नहीं, समझी तुम? मालिनी चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वीर ऑफिस चला जाता है। मालिनी मन में सोचती है, आपको भी मुझसे प्यार है, लेकिन आप उस प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वीर, लेकिन जल्दी ही मैं आपको अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूँगी मेरे स्वीट हबी। शाम को जब वीर ऑफिस से आता है तो देखता है कि मालिनी सोई हुई है। वीर उसे गौर से देखने लगता है। मालिनी सोती हुई काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। तभी उसकी नज़र मालिनी की पतली कमर पर पड़ती है जो उसकी साड़ी के थोड़ा हटने से नज़र आ रही थी। वीर, ये लड़की तो मुझे सोए हुए भी परेशान कर रही है। वीर उसे चादर उड़ा देता है और बिना आवाज़ किए अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो नहा कर आता है और वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी रॉबिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। रॉबिन के दरवाज़ा नॉक करने से मालिनी की आँख खुल जाती है। मालिनी उठती है और फ्रेश होकर आती है। वीर उससे पूछता है, अब तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? मालिनी, मैंने दवा ली है, अब ठीक है। मालिनी जैसे ही रूम से जाने लगती है, वीर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? मालिनी, किचन में। वीर, तुम रहने दो, रॉबिन है, वो देख लेगा, तुम बस रेस्ट करो। इसी तरह रात हो जाती है। रॉबिन उनको डिनर के लिए बुलाने आता है। वीर और मालिनी डिनर के लिए आते हैं। दादाजी मालिनी से उसके पैर के बारे में पूछते हैं तो मालिनी बोलती है, दादाजी अब बेहतर है। दादाजी उससे आराम करने का बोलते हैं। सभी डिनर करते हैं। इसी तरह कुछ दिन यूं ही बीत जाता है। मालिनी वीर की हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती थी। वहीं वीर को भी मालिनी की आदत पड़ती जा रही थी। दादाजी को बहुत खुशी थी कि उनका पोता जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, वह अब खुश रहने लगा है। मालिनी उन दोनों का ही बहुत अच्छे से ध्यान। एक दिन मालिनी बंगलों की सफाई करवा रही थी। उसने सोचा, इसी बहाने मैं उस रूम में जा पाऊंगी जिसमें वीर किसी को भी नहीं जाने देते। वह रॉबिन से बोलती है उस रूम को ओपन करने के लिए, लेकिन रॉबिन मना कर देता है। मैम, सर बहुत गुस्सा करेंगे। मालिनी बोलती है, सर को पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता लगा भी तो मैं संभाल लूँगी, तुम फिक्र मत करो। और रूम खोलकर अंदर जाती है तो देखती है कि रूम की दीवारों पर छोटे बड़े फोटो फ्रेम लगे हुए हैं। वह देखती है कि वीर उन सभी फोटोज़ में मौजूद है। मालिनी, यह तो किसी की
भरी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ हैं, जिसमें वीर भी मौजूद है और दादाजी भी। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वह समझ ही नहीं पाती कि यह किसकी फैमिली फ़ोटो है। मालिनी सोचती है कि अगर यह वीर की फैमिली है तो दादाजी और वीर वह अकेले क्यों रहते हैं और वीर ने इस रूम को लॉक क्यों रखा है? क्यों वह नहीं चाहते कि कोई भी इस रूम में आए? मैं यह किससे पूछूं? तभी उसे ख्याल आता है कि वह दादाजी से पूछ सकती है। तब मालिनी उनमें से एक फ़ोटो ले लेती है और रूम से बाहर आकर रॉबिन को बोलकर रूम को वापस लॉक करवा देती है। वह दादाजी के रूम में जाती है और दादाजी से बोलती है, दादाजी मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो दादाजी बोलते हैं, पूछो बेटा। मालिनी उनके आगे वह फ़ोटो फ्रेम बढ़ाती हुई बोलती है, इस फ़ोटो में जो लोग मौजूद हैं वह कौन है? दादाजी तो वह फ़ोटो देखकर शॉक हो जाते हैं और मालिनी से पूछते हैं, लेकिन तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली बेटा? मालिनी बता देती है कि वह उस रूम में गई थी जिसमें वीर किसी को भी जाने नहीं देता। तब दादाजी बोलते हैं, अब जब तुमने सभी फ़ोटोज़ देख लिए तो मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि इस फ़ोटो में जो लोग मौजूद हैं वो कौन है। इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें यह जानना ज़रूरी है कि सिर्फ मैं और वीर तुम्हारा परिवार नहीं है, यह लोग भी तुम्हारा परिवार है। मालिनी दादाजी मैं कुछ समझी नहीं। रघुवेंद्र जी बेटा ये मेरे बड़े भाई अमरेंद्र मलिक हैं और उनका परिवार है, हमारा परिवार है। हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, हम सब साथ रहते थे। मालिनी तो यह सुनकर चौंक जाती है। मालिनी लेकिन दादाजी अब आप लोग साथ क्यों नहीं रहते? रघुवेंद्र जी बेटा इसकी एक वजह है। मालिनी तो दादाजी बताइए आखिर क्या वजह है? आप लोग क्यों अकेले रहते हैं? लेकिन सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी फैमिली में कौन कौन है? दादाजी उसे बताते हैं, मेरे बड़े भाई अमरेंद्र मलिक घर के मुखिया हैं। उनकी पत्नी शकुंतला इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों भाई आपस में दोस्त की तरह रहते थे। उनका बेटा ब्रजेश मलिक और बहू रेखा, जिन्होंने वीर को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, तुम्हारे सास ससुर हैं और उनके बेटे रितेश और अभय वीर के भाई, जिनमें रितेश बड़ा है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी खुशी तुम्हारी जेठानी है और अभय की अभी शादी नहीं हुई है क्योंकि वह वीर से छोटा है। मालिनी भगवान के आशीर्वाद से दादाजी आपकी तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन मैं फिर से यही पूछूंगी कि आखिर क्यों आप लोग साथ नहीं रहते? तभी रॉबिन आकर बोलता है, मालिनी मैम वीर सर आपको बुला रहे हैं।
तो दादाजी बोलते हैं, जाओ बेटा, देखो वीर तुम्हें क्यों बुला रहा है। मालिनी, लेकिन दादाजी अभी तो मुझे वजह जाननी थी जिस वजह से आप लोग साथ नहीं रहते। दादाजी, तुम अभी वीर को देखो, मैं कल पक्का तुम्हें बताऊंगा कि हम साथ क्यों नहीं रहते। मालिनी, दादाजी आपने मुझे प्रॉमिस किया है, भूलिएगा नहीं। मालिनी वह फोटो फ्रेम दादाजी को दे देती है और अपने रूम में आती है। मालिनी रूम में आती है। क्या हुआ पतिदेव, आपने मुझे बुलाया? वीर तो मालिनी के मुंह से पतिदेव सुनकर हैरान हो जाता है। बस सोचता है कि आज इसे क्या हो गया, लेकिन फिर बोलता है, हाँ मेरी एक फाइल नहीं मिल रही, तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगी? मालिनी, ज़रूर पतिदेव, अभी देती हूँ। वीर बार बार पतिदेव सुनकर चिढ़ते हुए बोलता है, शट अप, अगर अब तुमने मुझे एक बार और पतिदेव बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिनी धीरे से बोलती है, आपसे खड़ूस कोई हो भी नहीं सकता। वीर, यह क्या फुसफुसा रही हो तुम? मालिनी, नहीं, कुछ भी तो नहीं। पतिदेव, यह लीजिए आपकी फाइल। वीर, मैंने अभी तुम्हें मना किया था ना कि मुझे इस नाम से बुलाने के लिए। मालिनी, मैं तो सिर्फ आपको पतिदेव ही बुला रही हूँ। हबी, हनी और जान, इन सब शब्दों का तो मैंने यूज़ भी नहीं किया, फिर भी आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। वीर, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वीर मालिनी के पास आने लगता है। मालिनी देखती है कि वीर उसकी तरफ ही बढ़ रहा है, इसीलिए वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है, आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। वीर तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। मालिनी सीधा उसके सीने से जा टकराती है। वीर दरवाज़ा बंद करते हुए बोलता है, अभी तो मैंने अपनी पत्नी को प्यार भी नहीं किया, आखिर तुम इतने प्यार से मुझे पतिदेव बुलाती हो तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूं। वीर उसके ऊपर झुकता हुआ बोलता है, और अगर तुम चाहो तो कुछ और। तभी मालिनी तुरंत ही बोलती है, आप तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए, मैंने तो बस ऐसे ही आपको पतिदेव बोल दिया था, अब आगे से नहीं बुलाऊंगी। मिस्टर वीर, अब ठीक है ना? उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थीं। वीर तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे मालिनी को परेशान करने में मज़ा जो आ रहा था। मालिनी, लगता है मुझे दादाजी बुला रहे हैं। वीर, ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे नेक्स्ट टाइम पतिदेव बोला तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मालिनी हाँ में गर्दन हिलाकर रूम से बाहर आ जाती है। वह एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकती, सीधा किचन में चली जाती है। वीर तो मालिनी के जाने के बाद खिलखिलाकर हंस पड़ता है। उसको ध्यान ही नहीं होता कि आज कितने ही सालों बाद वह इतना खुलकर हंसा था। वहीं मालिनी किचन में आकर
लंबी सांस लेती है और मन में सोचती है, बच गई, नहीं तो मिस्टर पतिदेव, नहीं, भूल जा मालिनी, इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दे। मिस्टर खड़ूस ने तो तेरी ही चाल तुझ पर ही चल दी। वह रॉबिन से वीर के लिए कॉफ़ी भिजवा देती है। अभी डिनर करते हैं। दादाजी अपने रूम में चले जाते हैं। फिर वीर भी अपने रूम में आ जाता है और अपने ऑफिस का काम करने लगता है। मालिनी जब रूम में आती है तो देखती है कि वीर बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है, तो वह सूट चेंज करके नाइट सूट पहन लेती है और अपने साइड वाले बेड पर बैठ जाती है। वीर देखता है कि मालिनी सोने जा रही है, तो वीर को फिर से शरारत सूझती है। मालिनी जब बेड के बीचों बीच पिलो लगा रही होती है, तो वीर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और बोलता है, अब जब तुमने मुझे अपना पति मान ही लिया है, तो फिर यह पिलो लगाने की क्या ज़रूरत है। मालिनी तो एकदम से घबरा जाती है और धूप गटकते हुए बोलती है, क्या क्या मतलब है आपका। वीर उसके चेहरे के करीब आकर कान में धीरे से बोलता है, वही जो तुम समझ रही हो। मालिनी की तो आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। वह तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर बेड से उतर जाती है और थोड़ा हकलाकर बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए, और सीधा बैल्कनी में चली जाती है। वीर भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे आता है और उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोलता है, सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे भी मैंने खुद तुम्हें कोई हक नहीं दिए हैं, फिर आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वह मालिनी का हाथ पकड़कर रूम में लाता है और बोलता है, तुम आराम से सो जाओ। मालिनी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। वीर बोलता है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मैं सोफे पर सो जाता हूँ। मालिनी उसे रोकते हुए बोलती है, आप बेड पर सो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बेड के बीच पिलो लगाकर अपनी साइड सो जाती है। वीर भी अपनी साइड सो जाता है। अगली सुबह जब वीर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मालिनी नहाकर रेडी हो रही थी। उसने आज ब्लैक कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, जिस पर खूबसूरत बांधनी दुपट्टा लिया था। उसके लुक को और खूबसूरत बना रहा था। उसने गले में मंगलसूत्र, कानों में झुमके और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई थी। वीर की नज़र तो उस पर ठहर जाती है। वह उसे एक तक देखने लगता है, लेकिन जैसे ही मालिनी की नज़र उस पर पड़ तो वीर तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है और वॉशरूम चला जाता है। मालिनी फटाफट नीचे आती है और ब्रेकफास्ट रेडी करवाने लगती है। दादाजी और वीर ब्रेकफास्ट करते हैं। वीर तो ऑफिस चला जाता है। वहीं मालिनी दादाजी के रूम में जाती है, क्योंकि उसे अब और वेट नहीं हो रहा था। उसे तो बस वह वजह जाननी थी जिसकी वजह से दादाजी और वीर अपने परिवार के साथ नहीं रहते।
मालिनी दादाजी के पास जाती है। दादाजी उसे अंदर बुलाते हैं और बोलते हैं, मुझे याद है कि तुम वीर के पास्ट के बारे में जानना चाहती हो। दादाजी उसे बैठने का बोलते हैं। मालिनी उनके सामने बैठ जाती है। दादाजी बोलना शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले जब वीर अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने वाला था, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि वह हमेशा ही बस छुट्टियों पर घर आता था। लेकिन अब तो वह हमेशा के लिए वापस आ रहा था। रेखा बहू ने उसकी पसंद के खाने बनवाए थे। वीर घर आया, वह सबसे मिला। घर का माहौल उसकी हंसी मजाक से गूंजने लगा। वो आज तुम्हें जितना खड़ूस दिखता है, वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। वो हंसमुख और केयरिंग नेचर का हुआ करता था। घर में रितेश की शादी की बातें चल रही थीं। रेखा बहू अपनी दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। वीर और अभय दोनों बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन अमरेंद्र भैया ने बोल दिया कि रितेश की शादी उन्होंने अपने दोस्त अजय की पोती खुशी से तय कर दी। इसीलिए आप सभी शादी की तैयारी करें। जब रितेश ने यह सुना तो वह बिना कोई सवाल किए शादी के लिए रेडी हो गया। वहीं वीर को यह सही नहीं लगा, इसीलिए उसने भाई साहब से सीधे ही पूछ लिया और उसके फैसले पर सवाल उठा दिया। बड़े भैया उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रितेश और खुशी की एंगेजमेंट वाले दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वीर की शादी उन्होंने खुशी की कज़िन सिस्टर अनुराधा से तय कर दी है। मैं तो यह सुनकर हैरान हो गया। वहीं पूरा परिवार भी इस बात से चौंक गया था, लेकिन वीर को तो सदमा ही लग गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। सारा फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन वीर घर वापस नहीं आया था। घर के सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी तो जान हलक में ही अटक गई थी। लेकिन फिर वीर देर रात घर वापस आया तो उसने काफ़ी पी रखी थी। वह घर में लड़खड़ाते हुए आया तो सभी उसे देखकर हैरान थे। रितेश और अभय ने उसे संभाला। भाई साहब ने उसे देख लिया और गुस्से से गरजते हुए बोले, तो आखिर तुम पीने भी लगे हो? कहाँ से सीखी ये आदत? वीर लड़खड़ाते हुए बोला, सॉरी बड़े दादू, लेकिन आपने ही मुझे मजबूर किया पीने पर। अमरेंद्र, मैंने मजबूर किया? ये क्या बोल रहे हो तुम? वीर, आपने मेरा रिश्ता मुझसे बिना पूछे कैसे फिक्स कर दिया? आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं यह शादी नहीं कर सकता। अमरेंद्र, लेकिन क्यों? वीर, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। अमरेंद्र, देख रहे हो ना रघवेंद्र, तुम्हारा ये लाडला मुझसे कैसे बात कर रहा है। कुछ साल बाहर क्या रह लिया, अपने संस्कार ही भूल गया है।
बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, और तो और इश्क भी लड़ाता फिर रहा है। अमरेंद्र कड़क आवाज़ में बोले, रितेश इसे रूम में ले जाओ, अभी यह नशे में है। मैं इसे कल बात करूँगा, और सभी लोग भी अपने रूम में जाइए। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रितेश भी वीर को उसके रूम में छोड़ देता है। अगले दिन जब वीर उठता है तो राघवेंद्र जी उसकी क्लास लेते हैं। वीर, दादू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और आप मुझे ही सुनाए जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। तभी रेखा जी रूम में आती हैं। पापा जी और वीर, चलिए चलकर नाश्ता कर लीजिए। पिताजी भी आ चुके हैं। तब दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। वीर जैसे ही चेयर पर बैठने वाला होता है, अमरेंद्र बोलते हैं, रुको, पहले यह बताओ तुमने पीना कब से शुरू कर दिया? वीर, सॉरी बड़े दादू, नेक्स्ट टाइम ड्रिंक नहीं करूँगा। बड़े दादू, मुझे आपसे बात करनी है। अमरेंद्र, हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। पहले नाश्ता करो, फिर मेरे रूम में आ जाना। और रघु, तुम भी मेरे रूम में आ जाना। राघवेंद्र, हाँ, मैं अपना सिर हिला देते हैं। वीर नाश्ता करके अमरेंद्र के रूम में आता है तो दोनों भाई रूम में बैठे हुए थे। अमरेंद्र उसे बैठने का इशारा करते हैं। वीर, बड़े दादू, मैं अनुराधा से शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। अमरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है वह लड़की तुमसे प्यार करती है? नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे पैसे और स्टेटस से प्यार करती है। वैसे किस खानदान से है वो लड़की? वीर, उसके परिवार को ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना ही जानता हूँ कि उसकी एक बड़ी बहन है और हम दोनों कॉलेज में ही मिले थे। प्रीति वहाँ स्कॉलरशिप लेकर पढ़ने आई थी। वैसे ये आपको कैसे पता बड़े दादू? अमरेंद्र, बेटा, मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया है। उसका यही काम है, अमीर घर के लड़कों को फंसाना। वीर, दादू प्लीज़, आप प्रीति के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो ऐसी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आपको कोई गलत फहमी हुई है और मैं उसके बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगा। वीर गुस्से से बोलता है तो अमरेंद्र भी गुस्से से बोलते हैं, ठीक है, फिर तब तुम्हें अपनी फैमिली या उस लड़की, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वीर बोलता है, मेरे लिए मेरी फैमिली और प्रीति दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बड़े दादू, आप मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाएंगे, इसीलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। वीर राघवेंद्र के पास जाता है, उसके गले लगते हुए बोलता है, दादू, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं प्रीति के साथ आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा और बड़े दादू, मैं आपको गलत साबित कर दूँगा कि प्रीति मेरे पैसों के पीछे है। इतना बोलकर वीर रूम से जाने लगता है। राघवेंद्र भावुक वीर को जाता हुआ देखते रहते हैं। तभी अमरेंद्र बोलते हैं, हमें भी यही उम्मीद है कि वो लड़की
आपके पैसों पे ना हो, वो आपसे सचमुच प्यार करती हो। हाँ, लेकिन उसने अगर आपको धोखा दिया तो फिर मुड़कर कभी इस घर को मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब आप जा सकते हैं। वीर एक बार फिर दोनों को देखता है और रूम से बाहर आ जाता है। वह अपने रूम में जाता है और अपना सामान पैक करके बंगले से जाने लगता है। पूरी फैमिली उसे रोकने लगती है, लेकिन वीर नहीं रुकता। सब बहुत दुखी हो जाते हैं। वीर दुखी मन से चला जाता है। दादाजी चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिनी की आंखें भी नम थी। वो नम आंखों से बोलती है, दादाजी प्लीज़ आप खुद को सिए। तब राघवेंद्र खुद को संभालते हैं। मालिनी, फिर क्या हुआ दादाजी? राघवेंद्र, वही जो नहीं होना चाहिए था बेटा, जो बड़े भैया ने कहा था। उस लड़की ने मेरे वीर के चेहरे की हंसी छीन ली। उसके हंसमुख नेचर को हमेशा के लिए कठोर बना दिया। उसने वीर को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसके पास करोड़ों की दौलत जो नहीं थी। उसने वीर को इस तरह चोट पहुंचाई कि जिसकी वजह से वह अब प्यार तो छोड़ो, किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले भी कई बार सोचता है। उसके स्वभाव में कड़वाहट आ गई है। उसे लड़की के दिए धोखे की वजह से अब किसी से भी नज़र नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि जिस विश्वास के साथ उसने वह घर छोड़ा था वही अब नहीं रहा था। इसीलिए वीर यहाँ मुंबई आ गया। जब मुझे यह पता चला तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत बड़े भैया के पास गया। मैंने उनसे बोला कि वो वीर को माफ़ कर दें, लेकिन वह भी अपनी ज़िद के पक्के थे। वीर ने भी उन्हीं का स्वभाव लिया है। दोनों ही ज़िद्दी। इसी तरह साल बीतते गए। वीर ने अपनी कड़ी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया। उसने अपने आप को अपने काम में कहीं खो दिया था। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। Thank you for watching and keep supporting. Love you all.